बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है, राशिद जी, चोर हमेशा चोरी वाले ही काम तो करेगा, ईमानदारी वाले थोड़ी ना करेगा। वो जमीन चोर हैं, दुनिया जानती है, वो हमारे यहाँ वालों की तरह ही माफी वीर हैं। खैर, एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, जयदीप साहब ने जो दी है, और वीडियो भी इसका भेजा है, लेकिन मैं चूंकि दिखा नहीं सकता। यहाँ जयदीप साहब ने कहा एक बड़ी खबर आ रही है कि हमास ने इजराइल में दरअंदाजी की है, घुसपैठ करके एक एटीवी जब्त करके गादा लाई गई है। और उक्त गाड़ी का वीडियो मैंने आपको दिया था। उन्होंने लिखा है, जब वो वीडियो इस खबर के साथ था कि वो गाड़ी अबू शबाब गैंग की थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि चैनल चला रहा है कि घटना 17 तारीख की है, उसी समय का वीडियो है। लेकिन इस खबर ने आज और जोर एक तरीके से पकड़ा है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल इसके पीछे और भी हो सकता है कि साहब ये इजराइल के अंदर तक हमास आ रहा है, ये हमले की भी तैयारी हो सकती है राशिद रिजवी साहब। क्योंकि क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था प्रेस टीवी, मैंने खोला और उसमें पढ़ा, तो उसमें यही वो डिमांड कर रहे हैं बाकायदा, जो हमास के लोग हैं यहाँ पे, कि हमास कॉल्स फॉर, ये देखिए यहाँ पे, कॉल फॉर इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल टू ऑनर गाजा सीज फायर। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इंटरनेशनली डिमांड कर रहे हैं कि इनसे कहा जाए, और पहले भी ये यूएनओ कहा था कि जो शराइत है गाजा जंगबंदी की, उसका एहतराम किया जाए और उसका ख्याल रखा जाए, लेकिन इजराइल इसका मतलब नहीं रख रहा है। तो ये जो, क्या आपको लग रहा है कि हमास की फोर्स जो है वो इजराइल में जाके ऐसा उसने किया, घुसपैठ की, दरअंदाजी की, या मुमकिन है ऐसा राशिद रिजवी साहब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अबू शहाब की गैंग से करवाया हुआ काम है ये। और इस तरीके से अभी छोटी छोटी और घटनाएं होंगी। उसमें उसके घर में घुसे, घर में घुस करके उसकी कार की चाबी भी लिया और एटीवी को पीछे बांधा और घसीटते हुए ले गए। और कुछ तो ये सारी चीजें, जो वो माहौल बनाना, एक मोमेंटम परसेप्शन क्रिएट करना कि अब हमको जाना, हमला करना है। देखिए अमेरिका क्या होता है ना, कि अमेरिका ने क्या किया कि पहले राउंड में आप इनके लोगों को छोड़ोगे और डेड बॉडी दोगे, या आपके लोगों को छोड़ेंगे। फिर सेकंड राउंड में आप येलो लाइन के पीछे जाओगे। तो जब भी आप देखिए 2023 में, सॉरी 2024 में, ये नवंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर, तकरीबन एक साल हो रहे हैं। तो ये हुआ था कि पहले स्टेज पे ये होगा, सेकेंड स्टेज पे ये होगा। अगला स्टेज आने से पहले क्या हुआ, इसने सीज फायर तोड़ के हमला चालू कर दिया ताबड़तोड़। ठीक, अब उसी तरह से देखिए ईरान का चल रहा था कि उनके यहाँ ये बैठक चल रही थी, ये था कि ये हो सकता है ये आखिरी बैठक होगा, इसमें सब फाइनल हो जाएगा। अब वो फ्राइडे को बैठक होनी है, आपने 3 दिन पहले हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये इस तरीके के हालात तैयार किए जा रहे हैं। एक इजरायली रिजर्विस्ट के यहाँ भी बहुत सारी मैगजीन मिली है कि 47 की, बहुत सारी उसके पास आर्म्स मिले हैं जो आईडीएफ सोल्जर्स के होते हैं, घर में मिले हैं। तो उसको अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। तो उससे ये पूछा जा रहा है कि मतलब क्यों, कहा कि बहुत थका था, तो बाहर रख सकता नहीं था, तो मैं घर के अंदर ले आया इसको, और तैयार होकर के मैं जाता, जाके इसको मैं जमा करता। तो मतलब कि उनके यहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं वो इसकी सप्लाई करते हैं। तो किसको करेंगे पैसे लेके सप्लाई, हमारे से करेंगे, किसको करेंगे वो? अबू शहाब को तो वो डायरेक्ट इजराइल खुद दे रहा है, और उनको पर्सनल 147 की जरूरत है नहीं। तो थोड़े पैसे के लिए वो भी बिक जाते हैं कि हम दे देंगे, मैगजीन दे देंगे उठा करके, हमास वालों को पैसा ले लेंगे उनसे। तो ऐसा नहीं कि वहां करेक्शन नहीं है, करेक्शन वहां पर भी है। तो ये जो दिखाया गया कि ये आज एक न्यूज आई थी कि वो वीडियो भी चला था कि एक व्हाइट कलर की कार है, उसमें 147 लिए हुए लोग जा रहे हैं, और पीछे वो गाड़ी बंधी हुई है, रस्सी से खींच रहे हैं उसको, गाड़ी को कार से, और हथियारबंद लोग साथ में हैं, उस पे भी चढ़े हुए हैं। तो इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि वो हमास के लोग हैं? वो अबू शहाब के लोग भी हो सकते हैं। अब आप बताइए कि आईएस वाला इतना बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया,
पूरी दुनिया के सामने तैयार किया गया। अब पूरा स्टूडियो में उसका पूरा वीडियो शूट होता था कि वो उनके स्किन की कलर की अलग से वो लगाते थे, उसके अंदर एक एल्युमिनियम टाइप का लगाते थे और पाइप लगाते थे और स्किन कलर के ऊपर से कवर लगा देते थे कि एकदम गर्दन मिल रही है, और हल्के से चाकू चला दिया, पाइप कट गया, पीछे से आदमी पंपिंग कर रहा है, वो तड़प रहा है, दिखा रहे हैं खून, बहुत फुवारा मार रहा है, और पूरी दुनिया देख रही है उस वीडियो को। अरे मुसलमान इतना क्रूर, मुसलमान इतना क्रूर, मुसलमान इतना क्रूर। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी ISIS का मॉड्यूल हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ढूंढने लगी, जबकि इंडिया का ISIS से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं था इंडिया का। उनको खाली गल्फ के तेल को कब्जा करना था, सऊदी इराक में कब्जा करना था, सीरिया को कब्जा करना था, वहां के तेल पे अपना राज चलाना था। ISIS ने तेल किसके माध्यम से बेचा? इतने साल इराक में रिफाइनरी कब्जा किया बैठा हुआ था ISIS, वो तेल जो बेच रहा था किसके माध्यम से बेच रहा था भाई? ये किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। तो इसमें टर्की भी इन्वॉल्व था, सऊदी अरबिया भी इन्वॉल्व था, सब इन्वॉल्व थे, और बदनाम हो रहा पूरी दुनिया में मुसलमान। ISIS के लोग इंजर्ड होते थे इराक या सीरिया में, तो जाते थे सीधे इजराइल, उनका ट्रीटमेंट होता था, उनका प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट इजराइल में हो रहा था। वो सब चीजें पकड़ी गई, दिखाई गई कि प्रॉक्सी ISIS अमेरिका और इजराइल का है, कि किसी तरीके से इराक और सीरिया का तेल कब्जा किया जाए। आज आइस्तर की आज स्टेबिलिटी क्यों नहीं है सीरिया में, क्यों नहीं है इराक में? कि इन दोनों भेड़ियों की नजर वहां के तेल पे लगी हुई है। आज देखिए, आज इंडिया पाकिस्तान, बीच में कौन? अमेरिका। चाइना वियतनाम, बीच में कौन? अमेरिका। रशिया यूक्रेन, बीच में कौन? अमेरिका। आपका अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में कौन था? अमेरिका। तो हर जगह हर खलफशार के पीछे कौन रहता है? अमेरिका रहता है। तो इन्होंने आतंक फैलाने में कोई कमी नहीं की। मुसलमानों का तो ये हाल था कि तुम मारे भी गए। अच्छा, ISIS लोगों ने किसको मारा? किसी यहूदी को मारा? किसी ईसाई को मारा? किसी हिंदू को मारा? किसी बौद्धिस्ट को मारा? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मारा ISIS ने। चाहे इराक में मरा हो, चाहे सीरिया में मरा हो, मरा तो मुसलमान ही। और एक दो सहाफी, एक दो पत्रकार को सियासत, मतलब इनके नजर में तो किसी इंसान की जिंदगी की वैल्यू नहीं है। कोई एक नॉर्मल पत्रकार पकड़ लिया, अमेरिका का, ब्रिटेन का, किसी का पकड़ लिया और गर्दन काट दिया उसकी रियल में, और दिखा दिया कि हाँ मार दिया। इतना क्रूर, अब वो वर्ल्ड लेवल की न्यूज बन गई। और कितने पत्रकार इसराइल में मार दिए, गाजा में मार दिए गए, उसकी कोई न्यूज नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि उसका मंत्री बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है कि येलो लाइन की तरफ जो आएंगे शूट किए जाएंगे। अरे येलो लाइन के बाद आपने कितनों को मार ही दिया है। अरे 30-40 हजार मासूम बच्चों को मारने के बाद तो धमकी दे रहे हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज तो है नहीं। जो चीज तुम लोग झेल करके आए थे, दुनिया को एक मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते कि देखो हमारे साथ हुआ है, देखो हमारे साथ हुआ है। आज तो कोई खुले प्लेटफॉर्म पर खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर ही अंदर हर आदमी बोलता है कि हाँ तुम्हारे साथ आपका हिटलर ने सही किया, तुम उसी लायक थे। हिटलर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वो आज गाजा देख के साबित हो रहा है। जबकि हमने अभी तक कभी भी उस जेनोसाइड को सही नहीं माना कि एक एक बंकर में आप हजारों लोगों को ठूस करके जहरीली गैस छोड़ के मार दो, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनका क्या कसूर है? लेकिन आप तो वही कर रहे हो। आपने क्या किया? अगर हिटलर ने गलत किया था तो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप कर रहे हो तो आप ये साबित कर रहे हो कि हिटलर ने एकदम सही किया। पहले भी मैं आपके प्लेटफॉर्म पर ये कह चुका हूं कि जेनोसाइड से पहले अगर आप इजरायलियों का, यूरोपियन का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये जलील होते थे। कोई इनको अपना मकान नहीं देता था यूरोप में रहने के लिए।
ये किसी का मकान भाड़े में लेकर के कब्जा करने की आदत थी। वो तो ब्रिटिश और अमेरिका ने मिल करके ला करके इनको फिलिस्तीन की जमीन पे बैठा दिया, तो जिसकी जमीन पे आ गए कब्जा करने लगे। अगर इनको यूरोप की कोई जमीन मिल जाती, मैं आपको दावे से बोलता हूं, वहां भी ये कब्जा करते। वहां पर ये शरणार्थी बनकर नहीं रहते। अमेरिका के मूल निवासी कौन है? काले हैं वहां के मूल निवासी, नेग्रो लोग हैं वहां के मूल निवासी, गोरे नहीं थे। उनकी जमीन कब्जा किया, उन पर जुल्म कर रहे हैं। वही हाल इजराइल कर रहा है। तो ये तो हिस्ट्री पुरानी है। अगर आप 3000 साल पुराने की बात करोगे तो अमेरिका की जमीन नहीं है। जो अमेरिकन गोरे उनकी जमीन अमेरिका नहीं है। आप गए जाकर के वहां पर, आपने खोज किया, जमीन पकड़ा, आपने लोगों को बसाया, बढ़ते गए। जो वहां के जंगल में रहने वाले थे हबशी लोग, ब्लैक लोग, उनको आपने अपने यहाँ नौकर बना लिया, काम देने लगे। क्योंकि आप थोड़ा मॉडिफाइड थे, आपके पास छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, उस वक्त रेडियो रहा हो, जो भी रहा हो, उस टाइप की चीजें थी। आपको खाना बनाने का सलीका आता था, उनको खाना बनाने का सलीका भी नहीं आता था। वो फलों पर और जानवरों के गोश्त को भून भून के खाते थे, उसके ऊपर आश्रित थे। आपने उनको टेस्टी खाने देने चालू कर दी, आपने उनको ब्रेड दे दी, उनको आपने लिक्विड के साथ देना शुरू किया, आपने उनको बताया सैलेड कैसे खाया जाता है। वो आपके साथ लग गए, आपके नौकर बन के काम करने लगे। आज आप वहां राज कर रहे हो। तो ये अगर गाजा छोड़, गाजा की बात नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे हैं वेस्ट बैंक की, तो आप इस चीज को मानिए कि बिल्कुल गाजा कब्जा गाजा हो की गया बात है। नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक खबर राशिद रिजवी साहब आ रहे हैं। हसन रिजवी साहब ने कहा कि लगता है कोई बड़ी जंग होने वाली है। अमेरिका और इजराइल आमने सामने। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट देखें। अगर नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को नाकाम किया तो ट्रंप इजराइल को रगड़ देगा। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आज नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के कहने पे हम नहीं चलेंगे। ये बयान भी आया है, और मेरे ख्याल से ये नूरा कुश्ती है। इसके अलावा कुछ नहीं, गुमराह करना है दुनिया को कि लोगों को लगे कि अरे अब तो अमेरिका ही नाराज हो गया है। अब तो ये, अरे हम तो तब माने ना जब पीस प्लान के साथ साथ, और कौन पीस प्लान को मान रहा है? फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये अमेरिका इजराइल के नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं बयानबाजी? और फिर ये बयान की तस्दीक क्या है? वहां से तो पता नहीं क्या झूठ और किस तरीके की चीजें चलती हैं। वेस्टर्न जो अखबारात हैं और पोर्टल है, वो तो पता नहीं क्या लिखते हैं। कैसे यकीन किया जाए? फिरोज बख्त अहमद साहब। जी डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए ऐसा है कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है और उसके प्रेसिडेंट ट्रम्प का ताल्लुक है, उसके बाद इसराइल का ताल्लुक है और नेतन्याहू का ताल्लुक है, यानी इनसे बड़े फासिक और झूठे अब तक पॉलिटिशियंस दुनिया में नहीं आए हैं। बहुत से झूठे लोग हैं, लेकिन इनका जैसा कोई झूठा नहीं है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ठीक है, इनकी नीयतें कभी भी साफ नहीं थी, पहले भी साफ नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगी। लिहाजा इन जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान जो है इनके नरगे में आने वाला नहीं है। ये तरह तरह से इन्होंने ईरान को जक पहुंचाई, ईरान को तकलीफ पहुंचाई, ठीक है, ईरान को धोखा दिया, लेकिन जो होना था वो हो गया। और अ, रही बात फलस्तीनियों की, तो ईरान ने अपने लिए तो कोई जंग नहीं करी। ठीक है, उसके ऊपर अटैक हुआ था, B-2 बॉम्बर आए थे, लेकिन ईरान इसमें क्यों मुलविस हुआ? ये एक सबक उन लोगों के लिए भी है जो कल या परसों में कुछ कह रहे थे कि जी वो शिया सुन्नी कर रहे थे। शिया सुन्नी कुछ नहीं होता है, मुसलमान कुछ होता है। और ईरान ने आज की तारीख में शियाओं और सुन्नियों का फर्क खत्म कर दिया है। ठीक है, जो लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं, जिनमें मैं समझता हूँ काफी खुद मुसलमान ही हैं, वो इस तरह का टोन और टेन्योर जो है लेकर के आते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि जहां तक फलस्तीन का ताल्लुक है, फलस्तीन अरब ममालिक की तरह नहीं है।
फलस्तीन उनकी तरह घुटने टेकने वाला नहीं है, उनकी तरह वो जो है गद्दार नहीं है, और उनकी तरह वो जो है अपना ज़मीर बेचने वाला नहीं है, ज़मीर फरोश नहीं है। पहले ईरान ने अपना जज़्बा दिखाया, और शुरू से ही 2 साल से जो जज़्बा हमने फ़लस्तीन में देखा, अब ये देखिए कि अगर ईरान चाहे, अगर घुटने टेके, तो वो सारी ईरान को भी ये समझिए कि फैसिलिटीज़ हैं, जो इन अरब ममालिक को मिली हुई हैं, वो ईरान को मिल सकती थी। लेकिन ईरान ने उनको, जिसमें पंजाबी ज़बान में कहा जाता है जिसको ठुड मारना, ईरान ने उनको लात मारी, और ईरान अपना ईमानदारी के साथ, जो वहाँ के दबे कुचले लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, कुचला हुआ तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब वो बड़ी बहादुरी के साथ खड़े हुए हैं, तो ज़बान से एक आध लफ्ज़ इस तरह से थोड़ा-सा अदा हो जाता है। ईरान उन लोगों के साथ है जिनके साथ ज़ुल्म हुआ है, ठीक है? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इनके मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, ये भी नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर पक्की है कि गाज़ा का जो होना था वो तो हो गया। गाज़ा में 90% जो मकानात थे, जो बिल्डिंग्स थीं, वो ज़मींदोज़ हैं। वो उसको इन्होंने कब्रिस्तान की सूरत बना दी है। लेकिन बावजूद इसके गाज़ा में जो लोग बचे हुए हैं, उनका जो जज़्बा है, वो लब्बैक उसको दुनिया कहती है, ठीक है? आज दुनिया 2 साल बाद उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई, उनकी कुर्बानियों को, उनकी ईमानदारी को समझ के उनके साथ खड़ी है। भले ही उनकी हुकूमतें गाज़ा के साथ, गाज़ा आई मीन फ़लस्तीन के साथ ना खड़ी हों, लेकिन पब्लिक उस अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर जो अमरीकी हैं, एक वक़्त था कि जब वो इसराइल के साथ थे, आज वो इसराइल के साथ नहीं हैं, आज वो फ़लस्तीन के साथ हैं। आज अगर वोटिंग हो जाए इस चीज़ के ऊपर कि कितने अमरीकी फ़लस्तीन के साथ हैं, कितने जो है इसराइल के साथ हैं, तो उसमें एक बम्पर जो विक्ट्री है वो आएगी फ़लस्तीन के हक़ में। तो ये लोग बिल्कुल एक्सपोज़ हो चुके हैं, ये हार चुके हैं। भले ही 2 लाख टन जो इन्होंने बमबारी करी है, जो बारूद वहाँ डाला है फ़लस्तीन में, लोगों की नाहक जानें ली हैं, वहाँ की तमाम मईशत को, वहाँ की एग्रीकल्चर को, वहाँ की खजूर का जो सारा बिज़नेस था, सबको तबाह-बर्बाद कर दिया। लेकिन बावजूद इसके जीत उन्हीं की हुई है। जीत उनकी नहीं होती जो गोला-बारूद करके निहत्थों की जानें लेते हैं, और जो भूखे लोग हैं, उनका खाना, उनका रस, मतलब आज तक बड़ी अजीब बात है कि मतलब खाना है वहाँ पे, लोगों के लिए देयर इज़ इनफ फूड, मगर ये रसद को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि अभी तो देखिए ये ज़ख्म ठंडा है, अभी ये महसूस नहीं हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में 1, 2, 10, 20, 25, 50 साल में आप देखिएगा कि अ, कितना मतलब ज़लील होगा अमेरिका, कितना ज़लील होगा इसराइल, वो तो आज आज भी हो चुका है। लेकिन इनकी हिमायत करने वाले जो नेटो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से बर्तानिया या जो भी मुल्क है, ये सब मतलब बेतहाशा ज़लील होंगे, इनकी इकोनॉमी बर्बाद होगी, और आज कहीं भी कोई मतलब किसी भी मुल्क में अगर इलेक्शन हो, चाहे वो इसराइल में होने वाला है नेक्स्ट ईयर या अमेरिका में होगा, वहाँ पे जो मुद्दा है फ़लस्तीन का मुद्दा चलेगा, और वोटिंग जो है मतलब अगेंस्ट या फॉर, वो फ़लस्तीन को लेके होगी। मैं आपको डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ। और आखिर में कह के मैं मतलब अपनी बात को तमाम करूँगा डॉक्टर रिज़वी, कि ये जितना ज़ुल्म यहाँ पर हुआ है और आगे भी होगा, ठीक है? माज़ी में हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। दुनिया ये ना समझे, अमेरिका और इसराइल ये ना समझें कि वो ज़ेर कर लेंगे। अभी राशिद साहब ने कहा कि भई वो गाज़ा पे तो कब्ज़ा हो चुका है, कब्ज़ा गाज़ा पे भी हो चुका है, कब्ज़ा वेस्ट बैंक के ऊपर भी है। अभी हाल ही में ये समझिए कि वेस्ट बैंक में जो वहाँ के सेटलर्स हैं, जो बदमाश लोग हैं, कब्ज़ाया हुआ है उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन को, चाहे वो रामल्ला हो या कुछ भी हो। तो
वो लोग बड़ी तकलीफें उनको पहुंचाते हैं। 3200 लोगों को उन्होंने जो है घायल कर दिया। तो ये सारा इसराइल के अंडर है, और जो येलो लाइन वगैरह कुछ नहीं है। येलो लाइन सिर्फ एक बहाना है कि किस तरीके से, मतलब वो इनकी कत्लो गारत गरी के लिए नए 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 मामलात लेके आते हैं। कभी भूख से मारते हैं, कभी प्यास से मारते हैं, कभी उनके अस्पतालों को खत्म करके मारते हैं, तो कभी गोलियों से मारते हैं। मतलब किस किस तरीके से इनको मारते हैं, और जिस तरीके से इनके कैदियों को रखा जाता है इसराइल में, फलस्तीन के, वो दुनिया ने देख लिया। किस तरीके से इनके कैप्टिव्स को हमास ने रखा, वो भी दुनिया ने देख लिया। तो ये लोग जो हैं, दे हैव टोटली बीन डिफीटेड। ठीक है, ये लोग हार चुके हैं। बमबारी की कोई जीत नहीं होती है, जज्बे की जीत होती है, और जिसमें फलस्तीन, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये सारे जो हैं, ये सब जीत चुके हैं। जी डॉक्टर रजवी।